चैनल द गोल्डन लॉ। तो आज हम बात करने जा रहे हैं इंडियन पीनल कोड के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस की, विच इज मर्डर। तो सेक्शन 300 ऑफ आईपीसी के अंडर मर्डर दिया गया है। अभी मर्डर जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है और इसकी जो लैंग्वेज है, बेयर लैंग्वेज, वो बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी और बहुत ही ज़्यादा मतलब मुश्किल है। आप इजीली उसे अंडरस्टैंड नहीं कर सकते हो। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे होंगे ना, तो आई कैन एश्योर यू कि मर्डर आपको बहुत ही प्रॉपर्ली, बहुत ही अमेजिंगली जो है ना वो क्लियर हो जाएगा। जो मर्डर है वो थोड़ा वास्ट है और उसको मतलब हम एक ही वीडियो में मैं उसको कवर नहीं कर पाऊंगी, बिकॉज अगर मैंने उसके एक वीडियो में कवर कर दिया तो आपको प्रॉपरली उसकी जो कॉन्सेप्ट है, उसका जो प्रॉपरली कंसेप्ट है वो आपको क्लियर नहीं हो पाएगा। तो हम इसे पार्ट्स में वीडियो को बनाएंगे। तो फर्स्ट नाउ वी हैव दिस, अगर हम इसकी बेयर लैंग्वेज देखें तो बेयर लैंग्वेज से पहले मैं आपको जनरली बता देती हूँ ऊपर से कि सेक्शन के अंदर क्या क्या है। अभी हमने लास्ट वीडियो बनाई थी कल्पेबल होमिसाइड के ऊपर। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहाँ पे जाकर उस वीडियो को देख सकते हो। उस वीडियो के बाद आपको ये कॉन्सेप्ट बेटरली क्लियर हो जाएगा। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप पहले वो वीडियो देख लीजिएगा। ना देखो, तो अगर हम जनरली बात करें तो अगर एक बंदे ने किसी दूसरे बंदे की डेथ कॉज की तो ये तो बहुत ही जनरल है कि उस बंदे को जो है वो पनिशमेंट मिलनी ही मिलनी है क्योंकि उसने किसी और की डेथ कॉज की। हाँ, इसकी कुछ एक्सेप्शंस हैं जो सेक्शन 76 से लेके 106 तक दी गई हैं। तो अगर आपका केस उन केसेस के अंडर फॉल करे, जैसे मान लो एक्सीडेंट हो गया या मिसफॉर्चून हो गया या फिर मेंटली इनसेन था वो पर्सन, तो अगर ऐसे ऐसे करके कुछ एक्सेप्शंस के अंडर आपका केस फॉल करता है तो उन केसेस में आप डिफेंस ले सकते हो, आप पनिशमेंट से बच सकते हो। लेकिन अदरवाइज अगर आपका केस इन सेक्शंस के अंडर, इन एक्सेप्शंस के अंडर फॉल नहीं कर रहा है, तो अगर किसी बंदे ने किसी दूसरे बंदे की डेथ कॉज की है तो बहुत ही जनरल हो गया है कि उस पर्सन को जो पनिशमेंट है वो मिलनी ही मिलनी है। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने क्लियर किया था कि अगर एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन को मार रहा है तो दैट इज, उसे हम क्या कहेंगे, होमोसाइड कहेंगे। ठीक है ना। तो अगर एक पर्सन ने दूसरे पर्सन की डेथ कॉज की है तो वो होमिसाइड माना जाता है। अभी लास्ट जो सेक्शन था, लास्ट हमारा जो लेक्चर था, उसमें हमने बात की थी कल्पेबल होमिसाइड की। कल्पेबल होमिसाइड के कुछ इंस्टेंसेस दिए थे, कुछ केसेस दिए थे और नॉर्मली किलिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग बाय अनदर ह्यूमन बीइंग, उसे हम कल्पेबल होमिसाइड कहते हैं। ठीक है, और कुछ इंस्टेंसेस आपको दिए थे। अभी इस सेक्शन के अंदर, दैट इज सेक्शन 300 के अंदर बेसिकली जनरली 4 क्लॉजेस दिए गए हैं एंड 5 एक्सेप्शंस दी गई हैं। आई एम रिपीटिंग इट अगेन कि सेक्शन 300 के अंदर 4 क्लॉजेस दिए गए हैं और 5 एक्सेप्शंस दिए गए हैं। अब इसकी बेयर लैंग्वेज पे आए तो बेयर लैंग्वेज क्या कहती है, एक्सेप्ट इन द केसेस हियर एंड आफ्टर एक्सेप्टेड। अभी यहाँ से बहुत ही क्लियर हो रहा है कि ये जो सेक्शन है वो एक्सेप्शंस की बात भी करती है। तो एक्सेप्ट इन द केसेस हियर एंड आफ्टर एक्सेप्टेड, कुछ एक्सेप्शंस दिए गए हैं। अगर उन एक्सेप्शंस को छोड़ के कल्पेबल होमिसाइड ही मर्डर है, कल्पेबल होमिसाइड इज मर्डर, सो मर्डर कुछ और नहीं है, कल्पेबल होमिसाइड ही मर्डर होता है। ठीक है, अभी जनरली मैं बताती हूँ आपको, 4 क्लॉजेस दिए गए हैं, 5 एक्सेप्शंस दिए गए हैं। अगर आपका केस इन 4 क्लॉजेस के अंडर फॉल कर जाएगा तो जो कल्पेबल होमिसाइड है वो मर्डर बन जाएगा। ठीक है, कल्पेबल होमिसाइड तो अगर किसी बंदे को मार दिया है तो वो कल्पेबल होमिसाइड तो भाई हो गया। ठीक है, लेकिन अगर आपने केस इन 4 क्लॉजेस के अंडर फॉल कर गया तो कल्पेबल होमिसाइड मर्डर बन जाएगा। अभी कल्पेबल होमिसाइड की पनिशमेंट जो है वो कम है एज कंपेयर टू मर्डर। तो कल्पेबल होमिसाइड कब मर्डर बनेगा, अगर आपका केस इन 4 क्लॉजेस के अंडर फॉल कर रहा है और वही अगर 5 एक्सेप्शंस दिए गए हैं। अगर आपका केस जो है उन 5 एक्सेप्शंस के अंडर फॉल करता है तो जो कल्पेबल होमिसाइड है वो मर्डर नहीं बनता, बल्कि कल्पेबल होमिसाइड ही रह जाता है और फिर उस पर्सन को पनिशमेंट मिलेगी कल्पेबल होमिसाइड की। लेकिन अगर आपका 5 एक्सेप्शंस के अंदर केस फॉल नहीं करेगा और इन 4 क्लॉजेस के अंदर फॉल करेगा तो फिर जो पर्सन है उसको पनिशमेंट क्या मिलेगी, उसको मर्डर की पनिशमेंट मिलेगी, कल्पेबल होमिसाइड जो है वो मर्डर बन जाएगा। तो अभी हम आते हैं इस सेक्शन की बेयर लैंग्वेज के ऊपर। तो बेयर लैंग्वेज हमारी क्या कहती है, एक्सेप्ट इन द केसेस हियर एंड आफ्टर एक्सेप्टेड, कि ये जो एक्सेप्शंस दिए हैं इन एक्सेप्शंस को छोड़ के कल्पेबल होमिसाइड ही मर्डर माना जाता है। ठीक है, अभी मैंने आपको कहा था कि 4 क्लॉजेस दिए गए हैं इस सेक्शन के अंदर। तो फर्स्ट क्लॉज हमारा क्या है, इफ द एक्ट बाय व्हिच द
इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि अगर किसी बंदे ने कोई भी ऐसा एक्ट किया है, ठीक है, इस इंटेंशन के साथ किया है कि सामने वाले बंदे की जो डेथ है वो कॉज हो जाए, तो फिर वो क्या माना जाएगा, वो मर्डर माना जाएगा। ठीक है, फर्स्ट हमारा क्या कहते हैं कि अगर किसी भी बंदे ने कोई भी ऐसा एक्ट किया है, इस इंटेंशन के साथ किया है कि सामने वाले बंदे की डेथ कॉज हो जाए, तो फिर वो क्या माना जाएगा, वो हमारा मर्डर माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ए है, ठीक है, उसने बी को पिस्टल के साथ गोली मार दी। ठीक है, अभी यहाँ पे ए की इंटेंशन है बी को मारना, ए की इंटेंशन ही क्या है, बी को मारना। तो अब यहाँ पे अगर ए ने पूरी इंटेंशन के साथ बी को गोली मारी है, इस इंटेंशन के साथ कि उसकी डेथ कॉज हो जाए, तो फिर यहाँ पे ए ने क्या किया है, मर्डर कमिट किया। गॉट इट? अगर ए यहाँ पे पूरी इंटेंशन के साथ बी को गोली मारता है कि उसकी डेथ कॉज हो जाए, तो फिर ए ने क्या किया है, उसने मर्डर कमिट किया है। Then second clause we have is if it is done with the intention of causing bodily injury as the offender knows to be likely to cause the death of the person to whom the harm is caused. तो अभी जो हमारा सेकंड क्लॉज है वो क्या कहता है कि अगर किसी भी पर्सन ने कोई भी एक्ट किया है, इस इंटेंशन के साथ किया है कि उसे कोई ऐसी बॉडीली इंजरी पहुंचे कि उसे पता है कि अगर उसे बॉडीली इंजरी पहुंची तो वो बंदा मर जाएगा, उसके बाद भी अगर उसने कोई ऐसी बॉडीली इंजरी कॉज की है तो वो क्या माना जाएगा, वो मर्डर माना जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, इंटेंशन है बॉडीली इंजरी कॉज करने की। ठीक है, क्या करने की है, बॉडीली इंजरी कॉज करने की इंटेंशन है, यहाँ पे डेथ कॉज करने की इंटेंशन नहीं है, यहाँ पे बॉडीली इंजरी कॉज करने की इंटेंशन है। तो अगर कोई भी बंदा किसी दूसरे बंदे को ऐसी बॉडीली इंजरी कॉज करने की इंटेंशन रखता है जिसकी उसे नॉलेज है कि अगर उसे ये बॉडीली इंजरी पहुंचेगी ना तो ये बंदा पक्का मर जाएगा, तो वो क्या माना जाएगा, वो मर्डर माना जाएगा। यहाँ पे नॉलेज होती है इस चीज की कि अगर उसे ये बॉडीली इंजरी हुई तो वो बंदा मर जाएगा, और इंटेंशन होती है बॉडीली इंजरी कॉज करने की, डेथ कॉज करने की इंटेंशन नहीं होती। अब डेथ कॉज करने की इंटेंशन है या नहीं है, इट इज इममेटीरियल, लेकिन अगर इंटेंशन है ऐसी बॉडीली इंजरी कॉज करने की जिससे डेथ हो जाए, उसे पता है कि अगर ये बॉडीली इंजरी उस बंदे को होएगी तो उस बंदे की मौत हो जाएगी, तो उस केस में भी वो मर्डर माना जाता है। तो यहाँ पे नॉलेज होती है, यहाँ पे सेकंड जो हमारा क्लॉज है यहाँ पे नॉलेज होती है। फर्स्ट क्लॉज में इंटेंशन थी, सेकंड में नॉलेज होती है। फॉर एग्जाम्पल अभी इसकी सेकंड इलस्ट्रेशन है कि मान लो कि Z इज लेबरिंग अंडर सम डिसीज। ठीक है, Z को कोई बीमारी है। अब यहाँ पे A को ये चीज पता है कि अगर Z को हल्का सा ब्लो भी लगा ना तो वो मर जाएगा। तो यहाँ पे ए को नॉलेज है जेड की बीमारी, ठीक है, तो यहाँ पे ए को पता है अगर हल्का सा ब्लो भी जेड को लगेगा ना तो वो मर जाएगा। तो अगर उसने ए ने अब यहाँ पे इस इंटेंशन के साथ जेड को कोई बॉडीली इंजरी दी है और जेड की मौत हो गई है, तो यहाँ पे ए ने मर्डर किया है। तो यहाँ पे कल्पेबल होमिसाइड नहीं रहेगा बल्कि मर्डर बन जाएगा, बिकॉज यहाँ पे इंटेंशन है बॉडीली इंजरी कॉज करने की, इस नॉलेज के साथ कि उसे पता है कि भाई ये तो मर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो ए है उसने कौन सा ऑफेंस कमिट किया है, मर्डर का ऑफेंस कमिट किया है, कल्पेबल होमिसाइड नहीं किया। देन वी हैव थर्ड क्लॉज। अब थर्ड क्लॉज क्या कहता है कि कोई भी पर्सन कोई एक्ट करता है इस इंटेंशन के साथ करता है कि सामने वाले पर्सन को कोई बॉडीली इंजरी हो, और वो जो बॉडीली इंजरी है वो सफिशिएंट है कि नॉर्मली अगर किसी बंदे को वो बॉडीली इंजरी होगी ना तो वो बंदे की डेथ कॉज हो जाएगी, तो वो भी मर्डर के अंदर ही ऑफेंस माना जाता है। तो आई एम रिपीटिंग इट अगेन कि अगर हम इसकी सेक्शन देखें तो अगर कोई भी पर्सन कोई एक्ट करता है इस इंटेंशन के साथ करता है कि उसे कोई बॉडीली इंजरी पहुंचे, ठीक है, और वो जो बॉडीली इंजरी है वो नॉर्मली अगर सफिशिएंट है किसी भी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर में कि सामने वाला पर्सन जो है उसकी डेथ हो जाए, तो अगर कोई भी बॉडीली इंजरी सफिशिएंटली इतनी है कि अगर वो बॉडीली इंजरी किसी बंदे को पहुंचती है तो उसकी डेथ हो जाएगी, तो मर्डर माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल कि मान लो अभी जेड एक पर्सन है, ठीक है, अभी ए ने जेड को एक स्वॉर्ड कट दिया। स्वॉर्ड कट मीन्स कि तलवार से उस पर वार किया। ठीक है, अभी मान लो कि ये जो कट था, अभी ए को पता है कि ये जो कट है वो नॉर्मली सफिशिएंट है कि उससे जेड की मौत हो जाए, तो यहाँ पे ए ने क्या किया है, ए ने मर्डर कमिट किया है। ठीक है, तो यहाँ पे उसको जो कल्पेबल होमिसाइड का ऑफेंस है वो क्या माना जाएगा, वो मर्डर माना जाएगा, बिकॉज
ए ने यहाँ पे इतना कट उसे दिया है जो सफिशिएंट है इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर किसी पर्सन की डेथ को कॉज करने के लिए। नेक्स्ट 4 पॉइंट भी है कि अगर कोई भी पर्सन कोई भी ऐसा एक्ट करता है कि उसे पता है कि ये एक्ट इतना ज़्यादा डेंजरस है, इतना ज़्यादा खतरनाक है कि अगर वो ये एक्ट करेगा तो इस एक्ट से किसी ना किसी की डेथ कॉज हो ही सकती है, और उसके बाद भी अगर वो पर्सन कोई ऐसा एक्ट करता है तो इट मीन्स कि उसने वो मर्डर कमिट किया है। ठीक है, मान लो कि अभी ए है, ठीक है, अभी वो ए जो है वो एकदम भीड़ वाले इलाके में खड़ा होकर गोलियां चला रहा है। अभी यहाँ पे ए को पता है कि इतना क्राउडेड एरिया है और अगर वो ये गोलियां चलाएगा तो उससे किसी ना किसी की पर्सन की जो डेथ है वो कॉज हो सकती है। को पता है कि वो जो भी एक्ट कर रहे हैं वो इतना ज़्यादा इस हद तक डेंजरस है कि अगर वो ये एक्ट करेगा तो उससे किसी ना किसी पर्सन की डेथ कॉज हो सकती है, और उसके बाद भी अगर वो डेथ कॉज कर रहा है तो इट मीन्स कि ए ने क्या कमिट किया है, ए ने मर्डर कमिट किया है। और जो भी एक्ट पर्सन कर रहा है वो जो है वो विदाउट एनी एक्सक्यूज होना चाहिए, मीन्स उसके पास कोई एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए, कोई रीजन नहीं होना चाहिए। एक्ट मस्ट नॉट बी एक्सक्यूजेबल। तो अगर ये यहाँ पे ऐसा एक्ट कर रहा है, अगर वो गोलियां चला रहा है इन क्राउड एरिया एंड विदाउट एनी एक्सक्यूज चला रहा है, तो उस केस में इन्हें क्या कमिट किया है, इन्हें मर्डर कमिट किया है। So these are the clauses which are given under the section 300 of IPC. I hope you like my video. Next video में हम exceptions के बारे में बात करेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो then do like my video and subscribe my channel for more such videos. Thank you guys.